विद्यार्थियों, मेरा नाम अर्शान है और आज हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तक से 12वां अध्याय जो कि है बीजीय व्यंजक भाग 2 पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, कक्षा 6 में हमने देखा था कि ये व्यंजक किस प्रकार पहेलियों और समस्याओं को एक सुव्यवस्थित प्रकार से प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। हम सरल समीकरणों वाले अध्याय में भी व्यंजकों के अनेक उदाहरणों को देख चुके हैं। बीजगणित में व्यंजकों को एक केंद्रीय अवधारणा माना जाता है और ये अध्याय बीजीय व्यंजकों से संबंधित होगा। जब आप इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं तथा इन्हें संयोजित कैसे किया जाता है और इनका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं तथा हम इनका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस पाठ की ओर और शुरू करते हैं अपने पहले विषय से, जो कि है व्यंजकों के अंदर समान और असमान पद। तो बच्चों, जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हो तो वह पद समान पद या लाइक टर्म्स कहलाते हैं, और जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो वह असमान पद या अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, जैसे व्यंजक 2xy ऋण 3x धन 5y ऋण 4 में पदों 2xy और में पदों 2xy और 5xy को देखिए। 2xy के गुणनखंड हैं 2x और y, 5xy के गुणनखंड हैं 5x और y। इस प्रकार इनके बीजीय अर्थात वह जिनमें चर हैं गुणनखंड एक ही हैं और इसलिए ये समान पद हैं। इसके विपरीत पदों 2xy और ऋणात्मक 3x में भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड हैं, ये असमान पद हैं। इसी प्रकार पद 2xy और 4 असमान पद हैं, साथ ही ऋणात्मक 3x और 4 भी असमान पद हैं। तो बच्चों, अब पदों की बात हो रही है तो आइए एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद की बात भी कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो एक पदी कहलाता है, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमियल। उदाहरण के लिए 7xy या फिर ऋणात्मक 5m या फिर 3z की घात 2 या फिर 4, ये सब एक पद या मोनोमियल है। फिर एक व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हों और वह असमान पद हों तो वह द्विपद कहलाता है, या अंग्रेजी में हम जिसे कहते हैं बाइनोमियल। उदाहरण के लिए जैसे x धन y या फिर m ऋण 5 या फिर mn धन 4m या फिर a की घात 2 ऋण b की घात 2, ये सब द्विपद हैं। अब बच्चों, जैसे व्यंजक 10pq, ये एक द्विपद नहीं है, ये एक पदी है क्योंकि इसमें पद जो हैं वो एक ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो व्यंजक जैसे कि a धन b धन 5, ये भी एक द्विपद नहीं है, इसमें 3 पद हैं। तो ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद हो हम उसे एक त्रिपद कहते हैं, या अंग्रेजी में ट्राइनोमियल। उदाहरण के लिए x धन y धन 7 या फिर ab धन a धन b या फिर 3x की घात 2 ऋण 5 गुणा x धन 2 या फिर m धन n धन 10, ये सब त्रिपद हैं। परंतु बच्चों, व्यंजक ab धन a धन b धन 5 ये एक त्रिपद नहीं है, इसमें 3 पद ना होकर 4 पद हैं। अब बच्चों, एक उदाहरण इस व्यंजक का भी लीजिए, जो कि है x धन y धन 5x। ये एक त्रिपद नहीं है क्योंकि इसमें पद x और 5x समान पद हैं। तो बच्चों, व्यापक रूप में एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद या अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहलाता है। इस प्रकार हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी भी बहुपद हैं। इस प्रकार हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को बहुपद कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब करते हैं एक उदाहरण प्रश्न। हमारा प्रश्न है, कारण सहित बताइए कि पदों के निम्नलिखित युग्मों में कौन कौन से युग्म समान पदों के हैं तथा कौन कौन से युग्म असमान पदों के हैं। तो बच्चों, अब असमान और समान पदों का ये एक उदाहरण प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला युग्म है 7x और 12y। तो बच्चों, इसमें गुणनखंड होंगे 7 और x, 12 और y। तो इनके बीजीय गुणनखंड जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं और ये असमान पद हैं क्योंकि पदों में चर भिन्न भिन्न हैं। आइए दूसरे युग्म देखते हैं जिसमें है
15x और ऋणात्मक 21x। अब इनके गुणनखंड होंगे 15x ऋणात्मक 21 और x। तो बच्चों इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हैं और इनके पद भी समान हैं। आइए आगे देखते हैं तीसरा युग्म, जिसमें है ऋणात्मक 4ab और 7ba। इनके गुणनखंड होंगे ऋणात्मक 4ab और 7ba। अब इनके बीजीय गुणनखंड एक ही हैं और इनके पद भी समान हैं, क्योंकि बच्चों a गुणा b बराबर होता है b गुणा 1 के। आइए चौथा युग्म देखते हैं, जो कि है 3xy और 3x। तो इनके गुणनखंड होंगे 3xy 3 और x। इनके बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हैं और इनके पद हैं असमान, क्योंकि बच्चों चर y केवल पहले पद में ही है। आइए देखते हैं दूसरा युग्म, जो कि है 6xy की घात 2 और 9x की घात 2y। तो बच्चों यहाँ पे गुणनखंड है 6xy और y और 9x xy। अब बच्चों इनके बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हैं और इनके पद भी असमान हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों पदों में चर तो एक जैसे हैं, परंतु इनकी घातें अलग अलग हैं, इसलिए ये अलग हैं। अब देखते हैं हम छठा युग्म, जो कि है pq की घात 2 और ऋणात्मक 4pq की घात 2। तो इनके गुणनखंड होंगे 1 pq और ऋणात्मक 4 pq। बच्चों इनके जो बीजीय गुणनखंड हैं ये एक ही हैं और इनके जो पद हैं वो भी समान हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि संख्यात्मक गुणांक एक को दिखाया नहीं जाता। तो बच्चों इस तरीके से हम बड़े ही सरल तरीके से असमान और समान पद और उनके गुणनखंड ढूंढ सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको कुछ सरल चरण भी बता देता हूँ, जिनसे आपको ये निर्णय लेने में सहायता होगी कि दिए हुए पद समान पद हैं या असमान पद। पहला चरण है संख्यात्मक गुणांकों पर ध्यान ना दीजिए, पदों के बीजीय भाग पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। दूसरा, पदों में चरों की जांच कीजिए, ये एक ही होने चाहिए। तीसरा, पदों में प्रत्येक चर की घातों की जांच कीजिए, ये भी एक ही होनी चाहिए। और ध्यान दीजिए कि समान पदों के बारे में निर्णय लेते समय इन दो बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली बात है पदों के सहायक गुणांक तथा दूसरी बात पदों में चरों के गुणा करने का क्रम। तो बच्चों इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। तो आइए प्रश्नावली को हल करते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला प्रश्न है 4y ऋण 7z। तो बच्चों इसके अंदर दो पद हैं, इसलिए हम इसे द्विपद बोलेंगे। फिर दूसरा है y की घात 2, इसमें एक ही पद है, इसलिए हम इसे एक पदी बोलेंगे। फिर तीसरा है x धन y ऋण xy। तो बच्चों इसमें तीन पद है, इसलिए हम इसे त्रिपद बोलेंगे। इसी तरीके से आपको आगे के प्रश्न भी करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। तो बच्चों इसमें हमारा पहला सवाल है 1 और 100। तो बच्चों 1 और 100 तो समान पद के हैं। फिर दूसरा हमारे युग्म है ऋणात्मक 7x और 5/2x। तो बच्चों ये भी समान पद हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है ऋणात्मक 29x और ऋणात्मक 29y। तो बच्चों इसमें पद अलग अलग हैं, इसलिए हम इन्हें असमान पद कहेंगे। बच्चों इसी प्रकार से आपको आगे के भी प्रश्न हल करने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न 7, जिसमें है निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है ऋणात्मक xy घात 2, ऋणात्मक 4yx की घात 2, 8x घात 2, 2xy की घात 2, 7y, ऋणात्मक 11x की घात 2, ऋणात्मक 100x, ऋणात्मक 11yx, 20x की घात 2y, ऋणात्मक 6x की घात 2,
y, 2xy और 3x। तो बच्चों इसमें जो समान पद हैं वो हैं पहले ऋणात्मक xy की घात 2 और 2xy की घात 2, दूसरा ऋणात्मक 4yx की घात 2 और 20x की घात 2 y, तीसरा ऋणात्मक 11yx और 2xy, चौथा 8x की घात 2 और ऋणात्मक 11x की घात 2 और 6x की घात 2, पांचवा है 7y और y और छठा है ऋणात्मक 100x और 3x। तो बच्चों इसमें असमान पद नहीं है। अब इसी तरीके से आपको आगे के प्रश्न भी करने हैं, असमान और समान पदों को साथ लिखना है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ में और बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, जो कि है बीजीय व्यंजकों के योग और व्यवकलन। तो बच्चों अब इन समस्याओं पर विचार कीजिए। पहला है कि सरिता के पास कुछ कंचे हैं, उसमें से अमीना के पास उसमें से 10 कंचे अधिक हैं। अप्पू कहता है कि उसके पास सरिता और अमीना के पास कुल जितने कंचे हैं उनसे 3 अधिक कंचे हैं। तो आप अप्पू के कंचों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो विद्यार्थियों इसका हल कुछ इस प्रकार है कि चूंकि ये नहीं दिया गया है कि सरिता के पास कितने कंचे हैं, इसलिए हम इन्हें x मान लेते हैं और अमीना के पास इनसे 10 अधिक अर्थात x धन 10 कंचे हैं। अप्पू कहता है कि उसके पास सरिता और अमीना के कुल कंचों से 3 अधिक कंचे हैं, अतः हम सरिता और अमीना के कंचों का योग ज्ञात करते हैं और उस योग में 3 जोड़ देते हैं, अर्थात हम x धन 10 और 3 को जोड़ देते हैं, जिससे हमें अपना हल मिल जाएगा। आइए एक समस्या और करते हैं। रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु की 3 गुनी है और रामू के दादाजी की आयु रामू और रामू के पिता की आयु के योग से 13 वर्ष अधिक है। आप रामू के दादाजी की आयु किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो विद्यार्थियों चूंकि यहाँ पर हमें रामू की आयु दी हुई नहीं है, इसीलिए आइए इसे हम y वर्ष मान लेते हैं। तब उसके पिता की आयु कितनी होगी? वो तिगुनी है, तो होगी 3y वर्ष। और रामू के दादाजी की आयु ज्ञात करने के लिए हमें रामू की आयु जो कि y है और उसके पिता की आयु जो कि 3y है उसका योग ज्ञात करना होगा और इस योग में 13 जोड़ना होगा, अर्थात हमें y, 3y और 13 का योग ज्ञात करना पड़ेगा। आइए बच्चों एक समस्या और देखते हैं। अब एक बाग में गुलाब और गेंदे के पौधे वर्गाकार क्यारियों में लगाए जाते हैं। जिस वर्गाकार क्यारी में गेंदे के फूल लगाए जाते हैं उसकी भुजा की लंबाई उस वर्गाकार क्यारी की भुजा की लंबाई से 3 मीटर अधिक है जिसमें गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। तो गेंदे की क्यारी गुलाब की क्यारी से क्षेत्रफल में कितनी बड़ी है? तो बच्चों आइए अब इसके हल के लिए गुलाब की क्यारी की भुजा को L मीटर मान लेते हैं। तब गेंदे की क्यारी L + 3 मीटर होगी और इनका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्रमशः एक भुजा की घात 2 होते हैं, जो कि क्रमशः हो जाएगा L की घात 2 और L धन 3 की घात 2। इन दोनों का अंतर ही ये बताएगा कि गेंदे के पौधे वाली क्यारी गुलाबों वाली क्यारी से क्षेत्रफल में कितनी बड़ी है। तो बच्चों अब इन तीनों स्थितियों में हमें बीजीय व्यंजकों को जोड़ना या घटाना पड़ा था। दैनिक जीवन में इसी प्रकार की अनेक ऐसी स्थितियां हमारे सम्मुख आती हैं जहां हमें बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करना पड़ता है तथा उन पर अंकगणितीय संक्रियाएं करनी पड़ती हैं। इस अनुच्छेद में हम ये देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार जोड़ा और घटाया जाता है। तो आइए बात करते हैं समान पदों का जोड़ना और घटाना। तो विद्यार्थियों सरलतम व्यंजक एक पदी होते हैं, इनमें केवल एक ही पद होता है। अब प्रारंभ करने के लिए हमें ये सीखना होगा कि समान पदों को किस प्रकार जोड़ा या घटाया जाता है। तो आइए 3x और 4x को जोड़ें। हम जानते हैं कि x एक संख्या है, इसीलिए 3x और 4x भी संख्याएं हैं। अब 3x धन 4x बराबर होगा 3 गुना x धन 4 गुना x के, जो कि बराबर होगा 3 धन 4 गुना x के। अब वितरण गुण के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 7 गुणा x या फिर 7x, अर्थात 3x धन 4x बराबर होगा 7x के। चूंकि चर संख्याएं ही हैं,
इसीलिए हम वितरण गुण का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और 8xy, 4xy और 2xy को जोड़ते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए 8xy धन 4xy धन 2xy बराबर है 8 गुणा xy धन 4 गुणा xy धन 2 गुणा xy के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 धन 4 धन 2 गुणा xy, जिससे हमें मिलेगा 14। तो हम कह सकते हैं कि 14 गुणा xy बराबर है 14xy के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 8xy धन 4xy धन 2xy बराबर है 14xy के। आइए विद्यार्थियों एक छोटा सा अभ्यास और करते हैं। 7n में से 4n को घटाते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 7n ऋण 4n बराबर होगा 7 गुणा n ऋण 4 गुणा n के, जो कि बराबर होगा 7 ऋण 4 गुणा n के, जो कि हमें देगा 3 गुणा n या फिर 3n। अर्थात हम कह सकते हैं कि 7n ऋण 4n बराबर होगा 3n के। इसी प्रकार बच्चों 11ab में से अगर हम 5ab को घटाएं तो ये हमें देगा 11 ऋण 5 बराबर 6ab। इसी प्रकार दो या अधिक समान पदों का योग एक समान पद होता है जिसका संख्यात्मक गुणांक अभी समान पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है। और इसी प्रकार विद्यार्थियों हम दो समान पदों का अंतर एक समान पद रखते हैं जिसका संख्यात्मक गुणांक दोनों समान पदों के संख्यात्मक गुणांकों के अंतर के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि असमान पदों को उस प्रकार जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता जिस प्रकार की समान पदों को जोड़ा या घटा लिया जाता है। इसके उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं। जब x में 5 को जोड़ा जाता है तो इसका परिणाम हम लिखते हैं x धन 5। और ध्यान दीजिए कि x धन 5 में 5 और x दोनों ही पद पहले जैसे ही हैं। इसी प्रकार यदि हम असमान पदों जैसे कि 3xy और 7 को जोड़ें तो योग हमें मिलेगा 3xy धन 7। यदि हम 3xy में से 7 को घटाएं तो परिणाम होगा 3xy ऋण 7। अब और कुछ उदाहरण लें, जैसे कि 3x धन 11 और 7x ऋण 5 को हम जोड़ें तो जो हमारा वांछित योग है वो होगा 3x धन 11 धन 7x ऋण 5। अब हम जानते हैं कि पद 3x और 7x समान पद हैं तथा 11 और ऋण 5 भी समान पद है, इसीलिए हम साथ ही इनको लिखेंगे 3x धन 7x बराबर 10x और 11 धन ऋणात्मक 5 जो कि हमें देगा 6। अतः इस योग को हम इस अनुसार सरल कर सकते हैं जो कि हमें देगा 3x धन 11 धन 7x ऋण 5 बराबर हो जाएगा 10x धन 6 जब हम पदों को पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं। तो बच्चों अब इसी तरीके से अगर हम 3x धन 11 धन 8z और 7x ऋण 5 को जोड़ें तो हमें योग क्या मिलेगा? हमें योग मिलेगा 3x धन 11 धन 8z धन 7x ऋण 5 जो कि बराबर होगा 3x धन 7x धन 11 ऋण 5 धन 8z के, जब हम पदों को पुनर्व्यवस्थित कर देंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हमने समान पदों को एक साथ रखा है तथा अकेला असमान पद 8 उसी प्रकार रहता है। अतः योग में हमें मिलेगा 10x धन 6 धन 8z। तो बच्चों ये हमारा हल होगा। अब आइए बच्चों एक प्रश्न को और देखते हैं जो कि है 3a ऋण b धन 4। उसमें से हमें a ऋण b को घटाना है। तो अब हम सबसे पहले 3a ऋण b धन 4 से घटाएंगे a ऋण b को जो कि हमें देगा 3a ऋण b धन 4 ऋण a धन b। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि किस प्रकार हमने a ऋण b को कोष्ठकों में रखा तथा किस प्रकार कोष्ठकों को खोलते समय चिन्ह का ध्यान हमने रखा। तो समान पदों को एक साथ रखने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें मिला है 3a ऋण b धन b धन 4 जो कि बराबर है 3 ऋण 1 a ऋण 1 ऋण 1 b और धन 4। तो इसका हमको उत्तर मिलेगा 2a धन 0b धन 4 जो कि बराबर होगा 2a धन 4 के। शून्य से कुछ भी गुणा करने पे वो शून्य हो जाता है, इसलिए हम उसे लिखेंगे नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि 3a ऋण b धन 4 ऋण a ऋण b बराबर होगा 2a धन 4 के। अब हम अभ्यास के लिए व्यंजकों के योग और व्यवकलन पर कुछ और उदाहरण भी हल कर सकते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं उदाहरण प्रश्न की ओर और करते हैं उदाहरण प्रश्न 4। उदाहरण प्रश्न 4,
समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक 12m की घात 2 ऋण 9m धन 5m ऋण 4m की घात 2 ऋण 7m धन 10 को सरल कीजिए। तो बच्चों, इसका हल के लिए सबसे पहले हम पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे। तो हमें ज्ञात होगा 12m की घात 2 ऋण 4m की घात 2 धन 5m ऋण 9m ऋण 7m धन 10, जिसको हम सरल कर लेंगे। ब्रैकेट में 12 ऋण 4 बाहर m की घात 2 धन ब्रैकेट में 5 ऋण 9 ऋण 7 बाहर m धन 10, जिससे हमें मिलेगा 8m की घात 2 धन ऋणात्मक 11m धन 10, अर्थात हमारा उत्तर होगा 8m की घात 2 ऋणात्मक 11m धन 10। बच्चों, इसी प्रकार हम अगले उदाहरण प्रश्न को भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण प्रश्न 5। अब इसमें हमारा प्रश्न है 30ab धन 12b धन 14a में से हमें 24ab ऋणात्मक 10b ऋणात्मक 18a को घटाना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसे सरल तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे 30ab धन 12b धन 14a ऋणात्मक कोष्ठक के अंदर 24ab ऋण 10b ऋण 18a। अब जब हम कोष्ठक खोलेंगे तो हमें ज्ञात होगा 30ab धन 12b धन 14a ऋण 24ab धन 10b धन 18a। फिर हम इन पदों को पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे, जिससे हमें ज्ञात होगा 30ab ऋण 24ab धन 12b धन 10b धन 14a धन 18a, जिससे हमें उत्तर मिलेगा 6ab धन 22b धन 32a। बच्चों, इस प्रश्न को हम वैकल्पिक रूप से भी हल कर सकते हैं। हम व्यंजकों को एक के नीचे एक करके इस प्रकार रखते हैं कि समान पद एक ही सीध अर्थात स्तंभों में रहे, जैसे कि बच्चों आप इस चित्र में अभी देख रहे होंगे। उत्तर हमें वही मिलेगा 6ab धन 22b धन 32a। अब आइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.2 की ओर और हल करते हैं उसके प्रश्न। तो विद्यार्थियों, आइए हल करते हैं पहला प्रश्न, जो कि है समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 21b ऋण 32 धन 7b ऋण 20b। तो बच्चों, इसको सरल करने के लिए हम 21b धन 7b ऋण 20b एक साथ लेंगे और ऋणात्मक 32 को एक तरफ लेंगे। ऐसे करके सरल कर लेंगे। इसी तरीके से आपको आगे के प्रश्न भी करने हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि है जोड़िए। अब इसमें पहला प्रश्न है 3mn और ऋणात्मक 5mn और 8mn और ऋणात्मक 4mn। तो इसमें हमें इन सबको जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे 3 ऋणात्मक 5 धन 8 ऋणात्मक 4 को, जिससे हमें मिलेगा धनात्मक 2mn उत्तर। इसी प्रकार से बच्चों आपको आगे के प्रश्न भी करने हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है y घात 2 में से ऋणात्मक 5 गुणा y घात 2 को घटाइए। तो बच्चों, अब अगर हम y घात 2 को लेंगे ऋणात्मक 5y घात 2 को, तो ये हम कोष्ठक में लिखेंगे और कोष्ठक के अंदर भी ऋणात्मक चिन्ह है और बाहर भी ऋणात्मक चिन्ह है, अर्थात जब हम कोष्ठक खोलेंगे तो ये चिन्ह हो जाएगा धनात्मक। इसलिए हमारा उत्तर होगा y घात 2 धन 5y घात 2 बराबर 6y घात 2। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपने पाठ के अंत पर आ चुके हैं। इस पाठ में हमने कई सारी चीज़ों की चर्चा करी। हमने जाना कि एक या अधिक पदों से बना व्यंजक एक बहुपद कहलाता है और विशिष्ट रूप से एक पद वाला व्यंजक एक पदी, 2 पदों वाला व्यंजक द्विपद तथा 3 पदों वाला व्यंजक त्रिपद कहलाता है। और बच्चों, हमने ये भी जाना कि वह पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों समान पद कहलाते हैं तथा भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंडों वाले पद असमान पद कहलाते हैं। इस प्रकार 4xy और ऋणात्मक 3xy समान पद हैं, परंतु 4xy और ऋणात्मक 3x समान पद नहीं है। फिर बच्चों, हमने जाना कि 2 समान पदों का योग या अंतर एक अन्य समान पद होता है, जिसका गुणांक उन समान पदों के गुणांकों के योग या अंतर के बराबर होता है। जैसे कि 8xy ऋण 3xy बराबर होगा 8 ऋण 3xy के, अर्थात 5xy के। साथ ही साथ बच्चों, हमने ये भी जाना कि जब हम 2 बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं तो समान पदों को वर्णित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है, जिनके बारे में हमने इस पाठ में भी पढ़ा, और जो समान पद नहीं होते हैं उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है।
तो बच्चों, इसी के साथ हम अपने पाठ की समाप्ति पर हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा किए गए उदाहरण प्रश्नों को आप अभ्यास जरूर करेंगे। साथ ही साथ प्रश्नावली के भी सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप ढूंढेंगे। और हम लोग फिर मिलेंगे अगली बार अन्य किसी रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।